UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। हम प्रैक्टिस सेट को लेकर डेली चर्चा करते हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 21 पर आ चुके हैं। तो पीछे की जो वीडियो है उन्हें देखते रहें और उनके अच्छे से नोट्स बनाते रहें। और जो आगे जो टॉपिक वाइज हम लेकर चल रहे हैं स्टैटिक वगैरह स्टैटिक जी के जो भी लेकर चल रहे हैं भाई टॉपिक उन्हें अच्छे से तैयार करते रहें भाई। और जो भी स्टैटिक जी के टॉपिक है हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। तो आगे जो प्रैक्टिस सेट 21 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई इस समय जो टाइम जो चल रहा है ज़्यादातर वो किसानों के लिए काम का टाइम चल रहा है। तो थोड़ा से जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं क्या है काम में बिजी हैं, थोड़ा काम में बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें जो कि तुम्हें आने वाले समय के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी भाई। जो कि परीक्षाएं होंगी आने वाली वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एसएससी सीपीओ 2022। तो भाई पीछे की क्लासेस में हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। वहाँ पर हमने तबला और शहनाई और बांसुरी को लेकर काफ़ी जो कलाकार हैं उनको देखा है, लेकिन यहाँ पर नया क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है अप्पा जलगांवकर। तो अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे? हारमोनियम से संबंधित है। अब देखो ये हारमोनियम जो कीबोर्ड वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है? कीबोर्ड वाद्य यंत्र, जिसमें कीबोर्ड हमें देखने को मिलता है। कीबोर्ड वाद्य यंत्र कैसा है भाई? कीबोर्ड वाद्य यंत्र है भाई। अब इसके हमने एक कलाकार देखे तुम्हारा अप्पा जलगांवकर का संबंध किससे? हारमोनियम से। अब देखो नए और कलाकार हमें ध्यान रखने हैं। एक पूछा गया है तुम्हारा तुलसीदास बोरकर। तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे भैया? हारमोनियम। जब भी हमारी हार हो जाती है, किसी भी काम में हमारी हार हो जाती है तो हम बोर हो जाते हैं। क्या बोर हो जाते हैं भाई? तो ऐसे याद कर लेंगे तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे? हारमोनियम। तो हारमोनियम में रूट वर्ड क्या है? हार। जब हमारी किसी काम में हार हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो ऐसे करके ध्यान रखना, बोर हो जाते हैं। फिर एक नाम आता है, इन्हें 2016 में पद्मश्री मिला भाई। पूछा जाता है 2016 में पद्मश्री से सम्मानित तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? फिर आता है एक आर.के. बीजापुरे। आर.के. बीजापुरे। बीजापुरे। अब देखो यहाँ पर हमें बोरकर और बीजापुरे, बोर और बीज एक से जैसे रूट वर्ड लग रहे हैं भाई। तो ऐसे करके ध्यान रख लेंगे। तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। फिर एक नाम आता है यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा, नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान का संबंध किससे? तो हमें आंसर देना होगा भैया हारमोनियम से संबंधित है। तो हारमोनियम से संबंधित हमें 4 कलाकारों का ध्यान रखना है। तुलसीदास बोरकर, आर.के. बीजापुरे, नुसरत फतेह अली खान। ये किससे संबंधित है? कव्वाली गायन शैली से भी संबंधित है। कव्वाली गायन शैली से भी संबंधित है। कौन? नुसरत फतेह अली खान का संबंध पूछ लेते हैं पेपर में। तो वाद्य यंत्र हारमोनियम और कव्वाली गायन शैली से भी संबंधित है भाई। तो इसका जो आंसर है हमारा बी होगा। तो ये ध्यान रखने हैं भाई। तो ये कीबोर्ड वाद्य यंत्र होता है हारमोनियम। तो इनके कुछ कलाकार, ये 4 कलाकारों को हमने ध्यान रखना है। बार बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, देखेंगे भाई जरा इसे।
फड़ चित्रकला राजस्थान, सोरा पेंटिंग उड़ीसा, वाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, गुलेर पेंटिंग कहाँ की, कर्नाटक। तो हम क्या बोलेंगे जी भाई, यहाँ पर जो आंसर देना होगा हमें डी आंसर देना होगा गुलेर। आंसर हमारा क्या होगा, डी गुलेर। अब देखो राजस्थान से एक तो हमारी फड़ पेंटिंग हो गई, एक राजस्थान से पूछी जाती है मंडाना, मंडाना पेंटिंग, एक पूछी जाती है कजली पेंटिंग, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा भी गया पेपर में, प्रयोग नहीं। अब देखो कजली पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कजली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, तो राजस्थान बोलना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरा या सुरा पेंटिंग, एक आती है पट्टा चित्र शैली, इसका भी संबंध किससे भाई, उड़ीसा, पट्टा चित्र। अब इस जो पेंटिंग का संबंध है जगन्नाथ मंदिर से संबंधित कौन सी है, पट्टा चित्र उड़ीसा, बाघ पेंटिंग एमपी। और कर्नाटक की बात करें भाई, कर्नाटक में एक होती है रंग वाली पेंटिंग, कर्नाटक की एक पेंटिंग ध्यान नहीं रंग वाली, और एक पेंटिंग हमें ध्यान रखनी कसूती, ये कर्नाटक की। अब देखो गुलेर पेंटिंग की बात करें तो ये इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश, किससे संबंधित है गुलेर पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है गुलेर पेंटिंग। अब देखो गुलेर से कौन कौन सी आती है तुम्हारी, एक तो कांगड़ा पेंटिंग का संबंध पूछा जाएगा तो जवाब देंगे हम भाई एचपी की है सर जी। अगला जो देखो पहाड़ी पेंटिंग पूछा जाएगा, एचपी की होगी भैया। आरोफ पेंटिंग का संबंध किससे होगा, ये भी कहाँ की है, हमारी एचपी की है। कुछ अन्य पेंटिंग के बारे में ध्यान रखना है भाई, कुछ अन्य पेंटिंग जो हैं अगली स्लाइड पर बताता हूँ। कुछ पेंटिंग जैसे भाई, जैसे बंगाल की पेंटिंग देखो, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की, देखो पश्चिम बंगाल से जो पेंटिंग पूछी जाएगी भाई, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बतानी है भाई। एक हमें बताना है बिहार की पेंटिंग बतानी है भाई, बिहार। एक पेंटिंग को लेकर चर्चा करनी है हमने, झारखंड को लेकर चर्चा करनी है, झारखंड। तो धीरे धीरे हर स्टेट की पेंटिंग को करते चलेंगे भाई। अब देखो पश्चिम बंगाल से जो पेंटिंग है, तो पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है वो अल्पना पेंटिंग का संबंध पूछा जाएगा, पश्चिम बंगाल। एक पेंटिंग यहाँ पर फेमस है कालीघाट पेंटिंग, ये दो पेंटिंग होंगी अल्पना और कालीघाट। फिर बिहार से पूछी जाती है एक मंजूषा पेंटिंग, कई बार पूछी गई मंजूषा, मंजूषा पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, और एक यहाँ पर पूछी जाती है हमारी मधुबनी पेंटिंग। तो ये तीन जो पेंटिंग है बहुत फेमस हैं, कहाँ की, बिहार की, मंजूषा, मिथिला और मधुबनी, ये तीन का ध्यान रखना है भाई। और बिहार मतलब झारखंड की हमें ध्यान रखनी है पैटकर, पैटकर पेंटिंग का संबंध बिहार झारखंड से। एक रखनी है हमें जदोपटिया, ये भी कहाँ की है भाई, झारखंड की। तो ये सारी पेंटिंग बार बार पेपर में पूछी गई है भाई, ध्यान रखना। पैटकर झारखंड और जदोपटिया संबंध किससे है भैया, झारखंड से। ये तीन स्टेट हमने कवर किए। पिछली क्लासों में मैंने महाराष्ट्र की बताई होगी बार्ले पेंटिंग, आंध्र प्रदेश की बताई होगी कलमकारी पेंटिंग, और बताई होगी मैंने तमिलनाडु की दो तंजौर बताई है, और एक कौन सी बताई है, कोल्लम पेंटिंग। इनका संबंध किससे, तमिलनाडु से। तो ये तीन हमने यहाँ पर स्टेट किए, और बाकी जो राजस्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, हिमाचल, ऐसे ही धीरे धीरे सारे करते चलेंगे भाई। आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरोमंडल मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है, दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। पूर्वी दिशा में, दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी।
कोरोमंडल तटीय मैदान की बात कर रहे हैं भाई, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो अरब सागर में जो लगा हुआ है वो कहाँ, वो कहलाएगा हम अरब सागर से जो लगा हुआ है वो कहलाएगा पश्चिमी तट, और बंगाल की खाड़ी से जो लगा हुआ है वो पूर्वी तट कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या बोल देंगे सर जी हम, दक्षिण दिशा में मिलेगा। तो आंसर इसका क्या है, बी आंसर है। तो अगली स्लाइड पर इसके जो तटीय मैदान है, भारत के तटीय मैदान, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो अगली स्लाइड पर क्या है। आगे भाई जो चीज दे रखी है यहाँ पर, पहला जो पॉइंट पूछा जाता है भाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये वाली जो तटीय सीमा जो लगी हुई है वो अरब सागर से लगी हुई है, जिसे पश्चिमी तट के नाम से जाना जाएगा। तट किसे बोलते हैं, जहां पर स्थल और जल आपस में मिलते हैं उसे तट बोला जाता है। और ये वाला इधर वाला तट, पीछे आगे वाली दिशा हमेशा पूरब होगी, पीछे वाली दिशा पश्चिमी होगी। ये इसका तटीय मैदान का ये वाला पार्ट उत्तरी होगा, ये वाला दक्षिणी पार्ट होगा। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर। और ये यहाँ पर राज्य भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो तटीय सीमा ये अरब सागर से लगी हुई है। ये देखो गुजरात में स्थित तटीय मैदान को नाम दिया जाता है काठियावाड़। गुजरात में स्थित तटीय मैदान को क्या नाम दिया है, काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तटीय मैदान ये कहलाएगा कोंकण मैदान। इनकी सीमा भी पूछ लेते हैं कि कोंकण तटीय मैदान किसकी सीमा है, अरब सागर की सीमा है भाई। फिर यहाँ पर गोवा से कर्नाटक के बीच वाला ये तट जो कहलाएगा भैया, कर्नाटक में ये कहलाएगा कन्नड़ तट। यहाँ से कर्नाटक और केरल में स्थित जो तटीय मैदान है उसे कहा जाएगा मालाबार तटीय मैदान। तो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है मालाबार। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालाबार। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया है। अब देखो यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित तटीय मैदान को नाम दिया था कोरोमंडल तटीय मैदान। आंध्र प्रदेश में जो मैदान देखने को मिलेगा आंध्रा तटीय मैदान। उड़ीसा में जो मिलेगा उत्कल उत्कल या उत्कलिंग तटीय मैदान। अब देखो उत्कल, कलिंग और तट, इन्हें मिलाकर जो बनता है उत्तरी सरकार तटीय मैदान का निर्माण होता है भाई। और ये हमें आगे वाली दिशा हमेशा पूर्वी होती है भाई। पूछा जाता है पूर्वी तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाएगा, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाएगा। ये उत्तरी भाग, नीचे वाला दक्षिणी भाग पूछे जाते हैं पेपर में। उत्कल और आंध्रा का तटीय मैदान मिलकर किसका निर्माण करेगा, उत्तरी सरकार तटीय मैदान का निर्माण करेगा। और ये किससे सीमा लगती है, इधर बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है। अगर मैं द्वीपों सहित इसकी कुल लेंथ, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, तो ये हो जाती है 75 से 16.6 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। तो ये ध्यान रखने किस राज्य में तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई। आगे आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोरोमंडल मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो कोरोमंडल मैदान भारत के कहाँ पर पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा। देखो आगे वाली स्लाइड पर, कोरोमंडल मैदान भारत के कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है। MTA 2000 किसमें पूछा गया, 23 में भाई। बोल रहा है भाई मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो इसमें मंगल ग्रह जो होगा ये किसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, किसके अंतर्गत आएगा, पार्थिव ग्रह। पृथ्वी के समान जो ग्रह ठोस हैं वो कहलाते हैं पार्थिव ग्रह। और जो जोबियन ग्रह, बाह्य ग्रह, जो गैसीय ग्रह कहा जाता है। जब सूर्य से जो विकिरण निकला उसके कारण जो है वो गैसेज कहाँ चली गई, वो दूर चली गई। तो वहाँ पर जो दूर चली गई जो गैस है वो गैसीय फॉर्म में वो कहलाएंगे बाह्य ग्रह। मतलब जो पृथ्वी के पास है वो ठोस अवस्था में मिलेंगे। तो बृहस्पति, अरुण और शनि ये सब क्या है भैया, जोबियन या बाह्य ग्रह। अब इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, अच्छे से समझना है भाई, बेहतरीन से, बढ़िया तरीके से चलेंगे एकदम तैयारी। ये देखो सूर्य दे रखा है, सूर्य। अब सूर्य से दूरी के आधार पर ये ग्रह को हमने सीक्वेंस में लगाया। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह, सबसे पास में जो मिलेगा वो मिलेगा हमें बुध। बुध मिलेगा भाई सबसे पास में।
फिर मिलेगा शुक्र मिलेगा, फिर पृथ्वी मंगल, ये सब कहलाएंगे आंतरिक या पार्थिव ग्रह। पृथ्वी की तरह ये वाले ग्रह क्या है, ठोस, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। फिर भाई यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य है, तो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य है। फिर जोवियन ग्रह में फिर देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। फिर पूछा जाता है जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करने वाली संरचना का नाम बताइए। ये चार हमारे क्या है, पार्थिव ग्रह, और ये चार क्या है, जोवियन ग्रह। इनको अलग करने वाली संरचना है उसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करने वाली संरचना का नाम, तो आंसर होगा क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये जो इधर से दिख रहा है ये इधर की तरफ और इधर की तरफ अलग, तो बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये भी पूछा जाता है किन दो ग्रहों के मध्य में, तो इसका आंसर जो होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी के आधार पर हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है भाई। तो इसका जो आंसर जो हमारा है मंगल पूछा गया। मंगल जोवियन ग्रह नहीं है बल्कि क्या है, मतलब जोवियन ग्रह नहीं है बल्कि क्या है, पार्थिव ग्रह है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर भाई। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। पूछा गया भाई, तो किसके दरबार में थे भैया ये? जहांगीर। किसके दरबार में थे? जहांगीर। अब इसमें जो आंसर हम दे देंगे भैया, ये आंसर देना होगा इसके क्वेश्चन के लिए हमें। अब देखो जहांगीर, अब इन्हें जहांगीर के शासनकाल में एक उपाधि दी गई थी उस्ताद मंसूर। अब देखो उस्ताद मंसूर से क्या किया गया, इन्हें एक उपाधि दी गई थी जहांगीर के शासनकाल में, नादिर उल असर। पूछा गया है भी पेपर में, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? उस्ताद मंसूर। इन्हें कहा जाता मुगल काल में चिड़ियों का चितेरा। इन्हें क्या कहा जाता है? चिड़ियों का चितेरा। किसे बोला जाता है? उस्ताद मंसूर। अब इन्होंने मुगल काल में जो चित्रण किया है वो पौधों एवं जानवरों का और पक्षियों का चित्रण किया है, इसीलिए इसे चिड़ियों का चितेरा भी कहा, उस्ताद मंसूर। अब देखो जहांगीर के शासनकाल के और अन्य जो आते हैं, एक तुम्हें ध्यान रखना, बिशन दास पूछे जाते हैं। बिशन दास, इनको लेकर पूछा जाता है जहांगीर के शासनकाल में सर्वाधिक उपहार पाने वाले चित्रकार पूछा जाता है सर्वाधिक उपहार पाने वाले चित्रकार कौन थे जहांगीर के शासनकाल में? तो आंसर होगा बिशन दास। सही है भाई, पूछा जाता है क्वेश्चन बिशन दास। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इनके जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला मतलब चरम स्तर पर पहुंची थी, तो इसलिए जहांगीर के समय को मतलब चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब ऐसा चित्रकार था औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने चित्रकारी पर रोक भी लगाई थी भाई। और नाम आता है भैया इसमें, अन्य नाम में आते हैं भैया जहांगीर के समय एक फारूक बेग।
फारूक बेग, मीर हासिम। अन्य चित्रकार में तुम्हें देखने को मिलेंगे मीर हासिम, और तुम्हें अन्य चित्रकार में देखने को मिलेगा अबुल हसन, और मिलेगा तुम्हें अका रिजा। इनका संबंध किस शासनकाल के चित्रकार थे? ये जहांगीर। उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल असर की आबादी छड़ियों का चित्र कहा था, बिसनदास, फारूक बेग, मीर हासिम, अबुल हसन और अकारिजा, ये सब किसके समय के चित्रकार थे भैया? जहांगीर के समय के चित्रकार थे भाई, जहांगीर के समय के। अकबर के समय के चित्रकार बहुत पूछे जाते हैं। अकबर, अब देखो अकबर के समय के चित्रकार कौन कौन से, देखो भाई अकबर के समय की चित्रकार की बात करें, दशवंत, बशावन, दाशबान और अब्दुश समद। दशवंत, बशावन, दाशवान, अब्दुश समद किसके समय के चित्रकार है? अकबर। फिर एक पूछा जाता है भाई हुमायूं के समय के भी बता दो भाई। तो हुमायूं के समय का चित्रकार का नाम अगर देखेंगे तो देखने को मिलेगा मीर सैयद अली। किसका भाई? मीर सैयद अली का नाम देखने को मिलेगा। तो जहांगीर, अकबर और हुमायूं, इनके शासनकाल के चित्रकार बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। आगे जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें देखने को मिलते भी रहेंगे किन किस पेपर में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर ए वाला आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सुमेलित नहीं है। कह रहा है भाई सुमेलित नहीं है। कह रहा है भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भैया। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, प्रस्तावना का विचार फ्रांस। तो इसमें जो आंसर जो हमारा होगा डी आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर जी? भाई डी आंसर लगा देंगे हम, डी आंसर लगा देंगे। फ्रांस से क्या लिया गया भैया? अगर फ्रांस की बात करें पिछली क्लास में बताया होगा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए भैया? हमारी प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में जो है ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए भाई। प्रस्तावना का विचार कहाँ से देखने को मिलेगा हमें? यूएसए से देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? यूएसए। प्रस्तावना का विचार यूएसए। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये देखने को हमें मिलेंगे भाई। आगे अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर जो होगा? भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म पूछ लेते हैं, महू मध्य प्रदेश, महू एमपी में इनका जन्म हुआ था भाई। और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो संविधान के बारे में हम धीरे धीरे सारे पॉइंट करते चल रहे हैं भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये पूछा गया। प्रारूप किसने तैयार किया था? ये नहीं पूछा गया। कौन से मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर बोला गया है भैया, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. राज, जे.सी. कुमारप्पा। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा के.एन. राज ने इसका प्रारूप तैयार किया था। तो इसका जो आंसर है भाई सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। अब देखो इसका जो समय है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के लिए चली थी। 51 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था, 1951 से 56 तक। तो ये किसने प्रारूप तैयार किया? के.एन. राज के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया। अगर इसमें बात करें मॉडल,
किस मॉडल पर आधारित थी भाई? तो ये हेराड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो दो मतलब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला पॉइंट, इसका समय 51 से 56 किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया? के.एन. राज के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। मॉडल कौन सा? हेराड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखो इसमें क्या क्या किया गया भाई, कार्य क्या क्या किए। इसका जो उद्देश्य था भाई, इसका उद्देश्य था भैया प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था कृषि का विकास करना, कृषि का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि का विकास करना। कृषि के विकास करने के साथ ही यहाँ पर कुछ मतलब सिंचाई परियोजना भी स्थापित की गई। अब देखो यहाँ पर कार्य क्या किए गए इस पहली वाली पंचवर्षीय योजना में? कार्य जो किए गए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद। और एक प्रोग्राम चलाया गया इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूछा जाता है भाई। और कौन कौन सी परियोजना स्थापित की गई? हीराकुंड परियोजना, दामोदर परियोजना, और एक तुम्हारी हीराकुंड दामोदर, और एक भाखड़ा नागल परियोजना। ये 3 परियोजनाएं स्थापित की गई इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब देखो हीराकुंड दामोदर भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? तो आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। अब देखो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो की गई यहाँ पर 6 अगस्त 1952 को स्थापना की गई, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने का कार्य करती है। कौन सा भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये लाया गया भाई महात्मा गांधी की जयंती के जन्म 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया। तो ये कुछ कार्य यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखने हैं भाई। अब देखो मैंने 12वीं पंचवर्षीय योजना बताई होगी तुम्हें। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2012 से 17 तक। और उसमें मैंने जो उसका उद्देश्य जो था तीव्रता, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास, उसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। फिर मैंने बताई होगी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर कब तक थी? 12 तक। तो उसमें बताया था मैंने कि मतलब उसका उद्देश्य जो था गरीबी में कमी लाना और लैंगिक असमानता में कमी लाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 11वीं, 12वीं और हमने कौन सी पंचवर्षीय योजना पढ़ी? प्रथम। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ से हमने देख ली, जो कि प्रैक्टिस सेट मतलब पीछे भी देखेंगे। तो एक पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हमने कंप्लीट की है। तो उद्देश्य ये वाला तुम्हारा मतलब दिल्ली पुलिस 2000 मतलब SSC GD 2023 में ही क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। तो इसका जो आंसर होगा सी वाला आंसर होगा। सही है भाई। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा? तो ये पर्वतीय दर्रा है यहाँ पर, पर्वतीय दर्रा। ये भाई पर्वतीय दर्रा, ये कह रहा है कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की ट्राई पॉइंट पर है, मतलब त्रिसंगम पर स्थित है भारत, चीन और म्यांमार के। कुछ यहाँ पर ये लोकेटेड है भाई, कुछ देखेंगे यहाँ पर। तो ये वाला कुछ देखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा हमें। ये वाला जो है यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा भाई हमें। अब देखो ये वाला जो यहाँ पर है हमारा, ये वाला ट्राई पॉइंट पर ये वाला, और इससे बोला जाता है दिफू पास। कौन सा? दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। अब ये किस किस के ट्राई पॉइंट पर मिलेगा? भारत के ट्राई पॉइंट पर,
चाइना के ट्राई पॉइंट पर, और ये म्यांमार, तीनों देशों के ट्राई पॉइंट पर मिलेगा देफू पासेस, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर भारत देखेंगे, ऊपर चाइना, इधर की तरफ म्यांमार देखने को मिलेगा। तो ये इसका जो आंसर होगा देफू पास होगा, आंसर होगा दिफू पास। अब ये दिफू है कहाँ पर भैया, ये पास है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा ये वाला दर पासेस। अब अरुणाचल प्रदेश में और देखेंगे तो भाई एक तो बुमला पास मिलेगा हमें, कौन सा, बुमला। एक मिलेगा हमें बॉमडिला पास, बॉमडिला पास। एक मिलेगा हमें यांगयाप दर्रा, एक दर्रा मिलेगा यांगयाप, यांगयाप दर्रा। अब देखो यांगयाप दर्रे को लेकर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से जो एंट्री करेगी, तो ये वाला जो होगा हमारा यांगयाप दर्रा है, और यहाँ से नदी होगी ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, ये वाला जो पासेज है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये होगा यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई, यांगयाप दर्रा। यहाँ से निकलेगी तिब्बत मानसरोवर से, जैसे ही मतलब भारत में एंट्री करेगी तो यांगयाप पास से एंट्री करेगी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा भाई। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। नीति आयोग के प्रमुख, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। ये वित्त आयोग के जो दे रखा है वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में पीछे जो हमने प्रैक्टिस सेट पढ़े वहाँ पर सारा वित्त आयोग पूरे कंप्लीट पढ़ लिया एक तरीके से। और यहाँ पर ये वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, और किसके द्वारा होगा, और राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और राष्ट्रपति को ही वित्त आयोग अपनी क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगा। तो इसका आंसर सी होगा। तो वित्त आयोग के बारे में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए लगभग पीछे के प्रैक्टिस सेटों में। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली। तो भारत में वैदिक काल की अवधि, तो मैंने बताया आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा बांटा गया वैदिक सभ्यता, दूसरा बांटा गया वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, और इसमें एक होता है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में एक हमें देखने को मिलेगा पार्ट इसका ऋग्वैदिक काल। कौन सा भैया, ऋग्वैदिक काल। कब से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर इसमें दूसरा पार्ट मिलेगा हमें उत्तर वैदिक काल। कौन सा मिलेगा देखने को, उत्तर वैदिक काल। इसका समय जो होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलेगा, ये भी ईसा पूर्व में। तो वैदिक जो सभ्यता का जो समय होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है भाई, 600 ईसा पूर्व से तक हमें देखने को मिलेगा वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता से हमें किसकी जानकारी मिलती है, वेदों की जानकारी मिलती है। तो इसमें आंसर होगा भैया 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, मतलब ए आंसर होगा। क्या होगा, ए आंसर। आद्य ऐतिहासिक, जब इतिहास का विभाजन करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल को बांटते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल का 2 भागों में बांट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 12। अंतरिम सरकार के सदस्य बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे भाई, पूछा गया। रेलवे, स्वास्थ्य, वित्त या रक्षा मंत्री। तो वित्त मंत्री के बारे में बताया, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी। रक्षा स्वास्थ्य मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर।
राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री पूछी गई है पेपर में, तो आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले आर के षणमुगम शेट्टी। बलदेव सिंह कौन थे भैया? रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह। तो आंसर जो होगा हमारा डी आंसर होगा। सही है भाई, ये वाला भी ध्यान रखना। पिछली क्लासों में भी मैंने बहुत सारे पदों के बारे में बताया हुआ, कौन कौन से पद किस पर थे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 प्लासी की लड़ाई में निजाम को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। अब देखो ये वाली जो बात कर रहा है, ये प्लासी के युद्ध की बात कर रहा है। 1757 में जो हुआ था, मैंने बताया होगा पिछली क्लास में, प्लासी का बैटल हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अंग्रेज सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो कुछ ये वाला हमें राइट लग रहा होगा, बी वाला। तो प्लासी एक जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर बैटल हुआ था। इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक नींव पड़ी थी। 1757 का बैटल है, पूछा जाता है भाई। तो अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1947 तक, मतलब 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। तो ये वाला हमारा बी वाला क्वेश्चन इसमें था भाई, सही। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है भाई। जिनका बी वाला ऑप्शन है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? SSC GD 2023 में पूछा गया नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो मैंने नाबार्ड के बारे में जितनी भी योजना है, कौन सी समिति है, कितनी प्रारंभिक पूंजी थी भैया, कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापित की, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब नाबार्ड के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं कार्यक्रम चलाएंगे, सारे बताए। तो इसमें बोलेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिवर। तो रिवर नहीं होगा भाई। नेशनल बैंक फॉर आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के लिए थोड़ी थी, ना ही नदी के विकास के लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्थापित की गई कौन सी? नाबार्ड। कृषि और ग्रामीण बैंक के लिए नेशनल बॉडी फॉर एग्रीकल्चर, तो ये वाला गलत होगा, सी वाला। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इनमें एक का कभी कभी पूछ लेते हैं कि नाबार्ड में आर का अर्थ क्या है, नाबार्ड में पूछा जाता है कि ए का अर्थ क्या है, डी का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट विकास। तो इनके हिंदी में भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं लास्ट, समूह 17 से संबंधित तत्वों को कहा जाता है अरबी जी क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु, हैलोजन या उत्कृष्ट गैस। तो समूह 17 की बात कर रहे हैं, तो समूह 17 तुम्हें एकदम रट जाना चाहिए, हैलोजन। तो समूह 17 के बारे में मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया होगा। समूह 17 जो किससे संबंधित है? हैलोजन से संबंधित है। और इसमें कुल प्राकृतिक तत्व 5 और मतलब कृत्रिम रूप से 1 मिलेगा तो 6 हो जाते हैं। तुम्हारा ये देखो कौन कौन से होते हैं, देखो ब्रोमीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है, आयोडीन हो जाता है, तुम्हारा एस्टेटीन हो जाता है, टेरिसिन, ये सब बताया होगा मैंने। इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक भी बताया होगा। तो ये समूह 17 से हैं। और समूह 18 मैंने बताया होगा जो कि अक्रिय गैस, नोबेल गैस से संबंधित है, जिसमें 7 तत्व देखने को मिलेंगे तुम्हें। हीलियम मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा, रेडॉन मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, जीनॉन, ये 7 तत्व देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर सी है भाई। तो आज हमने 15 क्वेश्चन किए भाई। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई। आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, बस तुम साथ देते रहो। बस लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चलती रहेगी जब तक तुम्हारे आगामी एग्जाम ना हो जाते हैं। ये श्रृंखला तुम्हारी बरकरार चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।